नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आचार्य शुक्ल सीरीज में। आज हम इस सीरीज के अंतर्गत 55वीं क्लास देखने वाले हैं और प्रकरण 3 काव्य खंड, जिसमें संवत 1950 से 1975 के बीच जो रचनाएं हैं उसकी चर्चा की गई है और ये इसका सामान्य परिचय है। इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने नई धारा यानी द्वितीय उत्थान नाम दिया है। तो इस नई धारा द्वितीय उत्थान के कुछ भाग आप पिछली कक्षा में देख चुके हैं, इसी को आगे हम लोग बढ़ा रहे हैं। आज की कक्षा शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि यूपी पीजीटी की परीक्षा जो 18 और 19 मई को होने वाली थी, यूपी पीजीटी की परीक्षा जो 18 और 19 जून को होने वाली थी, जिसका सभी को बहुत बेसब्री से इंतजार था और अभी तक ऐसा लग रहा था कि शायद ये परीक्षा स्थगित ना हो, क्योंकि आप देख रहे हैं केवल 10 दिन बचा था इस परीक्षा को होने में। सब लोग एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अचानक से एक नोटिस निकलता है और उसमें कहा जाता है कि ये परीक्षा जो है अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी जाती है और नेक्स्ट टाइम जब भी नई डेट आएगी, नई तिथि आएगी, तो आपको सूचना दे दी जाएगी। यानी अनुमान लगाया जा रहा है कि अगस्त में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो पहले हमने देखा टीजीटी की परीक्षा स्थगित हुई, फिर पीजीटी की परीक्षा स्थगित हुई। कहीं ना कहीं ये परीक्षाएं एक तो होती नहीं है इतने लंबे समय के बाद, जब तिथि आती है उसके बाद भी स्थगित हो जाती हैं, तो एक निराशा का भाव मन में जागता है। क्योंकि जब हमें पता होता है हमारा एग्जाम कब है, तो हमें एक टारगेट मिला होता है ना। उस टारगेट तक हमें बहुत सारी चीजें अचीव कर लेनी होती हैं। लेकिन अगर टारगेट ही नहीं है तो आप बिना किसी लक्ष्य के इधर उधर भटक रहे हैं, आपको नहीं पता क्या करना है। तो बहुत सारे लोगों ने इस पर कमेंट किया, मैसेज किया, बहुत ज्यादा रोष था उनके अंदर। लेकिन कोई बात नहीं, आपने फॉर्म भरा है तो परीक्षा तो होगी ही, आज नहीं तो कल होगी, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। किसी तरह से अपने आप को मोटिवेट रखें। मैंने कल भी कहा था, सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है। अपने आप को मोटिवेट रखें और एक लक्ष्य जो आपने निर्धारित कर लिया है उसकी तरफ आगे बढ़ते रहें। तो परीक्षा की तैयारी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तो शुरुआत कर रहे हैं आज की प्रश्नोत्तरी की। पहला प्रश्न देखिएगा हमारे पास है, राष्ट्र भारती, देवदूत, देव सभा, देवी द्रौपदी, भारत भक्ति, विचित्र विवाह, ये सभी रचनाएं हैं। कहा गया है खड़ी बोली में किसकी कविताएं हैं। ये सभी रचनाएं किस भाषा में है? खड़ी बोली में है। और किसकी है? तो याद रखें, रामचरित उपाध्याय जी ने इनको लिखा है। दूसरा प्रश्न सभी लोग फटाफट से उत्तर देंगे ताकि सारे प्रश्न आज ही कर लें। 40 सवाल है आज की कक्षा में और सारे सवाल आज करके जाएंगे। रामचरित चिंतामणि किसका प्रबंध काव्य है? देखो, रामचरित चिंतामणि, अभी आप रामचरित उपाध्याय जी की बात कर रहे थे, तो रामचरित चिंतामणि अगर आ जाएगा तो इसमें आपको याद रखना है बहुत प्रसिद्ध एक संवाद है या बहुत प्रसिद्ध एक प्रसंग है, और प्रसंग है अंगद और रावण संवाद। अंगद रावण संवाद का प्रसंग इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और ये पंडित रामचरित उपाध्याय जी के द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 3 में आते हैं। तो राजपुताने से निकलने वाली विद्या भास्कर नामक पत्र का संपादन किसने किया? देखो, यहाँ से दो सवाल निकल सकते हैं। एक तो विद्या भास्कर कहाँ से निकलती थी? राजपुताने से निकाली जाती थी। और इस पत्र का संपादक कौन थे, यहाँ पर सवाल पूछा गया है। तो पंडित गिरिधर शर्मा नवरत्न। किसका उपनाम नवरत्न है? आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है। तो पंडित गिरिधर शर्मा का उपनाम है नवरत्न और इन्होंने विद्या भास्कर का संपादन कार्य किया था। अगला सवाल है, हिंदी माघ नाम से माघ के शिशुपाल वध के 2 सर्गों का अनुवाद किसने किया? 2 सवाल यहां से भी निकलते हैं। एक तो अनुवाद किया किसने था? याद रखें, गिरिधर शर्मा नवरत्न जी ने किया था। और सवाल बन जाए कितने सर्गों का अनुवाद किया था इन्होंने? तो इसके 2 सर्गों का अनुवाद किया था। अब मेरा एक सवाल ये है कि जो माघ का शिशुपाल वध है, इसके कितने सर्ग हैं? मौलिक कृति जो है संस्कृत में है, तो संस्कृत जो ग्रंथ है उससे कितने सर्ग हैं आपको ये बताना है कमेंट करके। और अनुवाद जो किया गया है वो 2 सर्गों का किया गया है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 5। गोल्ड स्मिथ के हरमिट यानी एकांतवासी योगी का अनुवाद गिरिधर शर्मा नवरत्न ने किस भाषा में किया था? किस भाषा में किया था आपको ये बताना। हरमिट जिसका एकांतवासी योगी के नाम से अनुवाद श्रीधर पाठक जी ने भी किया था, उन्होंने खड़ी बोली में किया था। अभी आपको ये बताना है कि इन्होंने किस भाषा में किया था। चलिए,
इस वाले प्रश्न का उत्तर देते चलिएगा फटाफट से। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर आकर आप देखते हैं ब्रजभाषा और खड़ी बोली ज्यादा चल रही है, लेकिन इन्होंने जो अनुवाद किया ना वो संस्कृत भाषा में किया है। तो ऑप्शन नंबर सी उत्तर आपका यहाँ पर सही होता है। एक पंक्ति है देखिएगा, मैं जो नया ग्रंथ बिलोकता हूँ, भाता मुझे सो नवमित रसा है। ये पंक्ति किसकी है पूछा गया है। अच्छा, ये पंक्ति जब आप पढ़ते हैं तो इसमें एक विशेष प्रकार का छंद भी प्रयोग हुआ है, ठीक है, वर्णिक छंद प्रयोग हुआ है। आप बताते हुए चलिएगा कि यहाँ पर किस प्रकार के छंद का या कौन सा छंद प्रयोग किया गया है। मैं जो नया ग्रंथ बिलोकता हूँ, भाता मुझे सो नवमित रसा है। ये पंडित गिरिधर शर्मा नवरत्न जी की पंक्ति है और इनकी बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है। कहा गया है मृगी दुख मोचन किसकी कविता है। मृगी दुख मोचन, चार ऑप्शन है, गिरधर शर्मा नवरत्न जी हैं, रामचरित उपाध्याय जी हैं, लोचन प्रसाद पांडे जी हैं, या फिर मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इस वाले प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। सवाल आपसे पूछा गया मृगी दुख मोचन, और अगर आपने लोचन प्रसाद पांडे जी का चयन किया है तो आपका उत्तर बिल्कुल ठीक होगा। ऑप्शन नंबर 7 यहाँ पर सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 8 है, द्विवेदी मंडल के कवियों में शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है बताइएगा। श्रीधर पाठक जी हैं, रामचरित उपाध्याय जी हैं, पंडित गिरिधर शर्मा नवरत्न जी हैं, या फिर राय देवी प्रसाद पूर्ण जी हैं। इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। तो राय देवी प्रसाद पूर्ण जी को माना जाता है कि इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। वैसे श्रीधर पाठक जी को देखेंगे तो द्विवेदी मंडल से पहले भी रचनाएं कर रहे हैं, लेकिन इनकी रचनाएं इस मंडल की रचनाओं में भी शामिल मानी जाती हैं। आगे बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 9 है, द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि कौन है। पंडित नाथूराम शर्मा शंकर, पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी हैं, या फिर ये सभी। यहाँ से 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जिनको मुझे लगता है आपको याद रखना चाहिए। एक तो भारतेंदु मंडल के कवि कौन है, कुछ ऐसे कवि जिन पर भारतेंदु का प्रभाव था। दूसरा, द्विवेदी मंडल की कवि कौन है। तीसरा, छायावाद के अंतर्गत आने वाले कवि कौन है। इसके अलावा जो राष्ट्रीय काव्य धारा थी उसके अंतर्गत आने वाले कवि कौन है। तो विशेष प्रकार की रचनाओं से जुड़े हुए जो कवि हैं उनमें कौन कौन शामिल होते हैं, कई बार यहाँ से सीधे सवाल बन जाता है। तो ये सभी जो है द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि हैं, द्विवेदी मंडल में शामिल कवि नहीं थे। सवाल है एक कि वे ब्रज भाषा काव्य परंपरा में बहुत ही प्रौढ़ कवि थे। जब तक जीवित रहे अपने रसिक समाज द्वारा उस परंपरा की पूरी चहल पहल बने रहे। यानी जब तक वो थे तब तक इस रसिक समाज के अंदर जो कुछ भी हो रहा था, खासकर जो रचनाएं रची जा रही थी, उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। चहल पहल कहने का तात्पर्य यही है। तो किसके बारे में कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। राय देवी प्रसाद पूर्ण जी के बारे में। और सवाल बन जाए कथन किसका है, तो रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है। प्रश्न संख्या 11 है, रसिक वाटिका नामक पत्रिका किस समाज से निकलती थी। तो रसिक वाटिका याद रखें, रसिक वाटिका रसिक नाम में ही जुड़ा हुआ है, और अभी हम बात कर रहे थे रसिक समाज की। तो ये जो पत्रिका है वो रसिक समाज से निकलती थी। द्विवेदी युग में ये सभा बहुत कहते हैं जो आशु लेखन होता है ना उसके लिए बहुत माहिर थी। हाजिर जवाबी जिसको कहा जाता है, कि समस्या पूर्ति भी इसको कहा जाता है। तो इस तरह की रचनाएं करने के लिए जानी जाती थी, और इसमें विशेष प्रकार की रचनाएं हुआ करती थी, और बहुत बार इसकी बैठकें हुआ करती थी, और कवि जो है इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे। सवाल है, रसिक समाजी हुए चकोर चहु ओर हेरे, कविता की पूरन कला निधि किते गयो। देखो ऐसा लग रहा है ना कि कोई चला गया है। रसिक समाज जो है चकोर की तरह चारों तरफ ढूंढ रहा है कि जो कविता की पूर्ण कला निधि है वो किते यानी कहाँ चले गए। तो ये एक पद है, और पद जो है रत्नेश के द्वारा बोला गया है। सवाल आपसे ये पूछा गया कि रत्नेश जी के द्वारा बोला गया ये पद किसके निधन पर बोला गया या किसके लिए बोला गया है। इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि इनके निधन के बाद बहुत बड़ी क्षति हुई होगी। जैसे आपने वो एक सूरदास जी के बारे में पढ़ा था कि अस्तमारक को जहाज जात है सो जाकू कछु लेन होए लेव। तो बिल्कुल वैसे ही पंक्ति है कि रसिक समाजी वह चकोर चहु ओर हेरे, कविता की पूरन कला निधि किते गयो। और ये राय देवी प्रसाद पूर्ण जी के बारे में रत्नेश जी के द्वारा बोला गया था।
राय देवी प्रसाद पूर्ण जी की मृत्यु जो है विक्रमी संवत 1977 में हुई थी। और अगला सवाल हमारा प्रश्न संख्या 11 है। भारतेंदु, प्रेम घन आदि प्रथम उत्थान के कवियों के समान पूर्ण जी में भी देशभक्त राजभक्ति का समन्वय पाया जाता है। यानी देशभक्ति और राजभक्ति दोनों ही गुण इनकी रचनाओं में हमें देखने को मिलते हैं। सवाल हमारा था कथन किसका है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर उत्तर आपका सही होता है। सवाल पूछा गया, राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचना नए सन का स्वागत, किस सन के स्वागत की बात कही गई है इस रचना में। रचना का नाम है नए सन का स्वागत। तो इस नए सन के स्वागत में किस सन का स्वागत हो रहा है आपको ये बताना है। 1920 ईस्वी है, 1910 ईस्वी, 1911 या 1912, किस सन का स्वागत हो रहा है नए सन के स्वागत नामक रचना में, इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। और अगर आपने 1910 का चयन किया हुआ है तो आपका उत्तर बिल्कुल बिल्कुल ठीक होगा। 1910 ईस्वी के स्वागत की बात कही है पूर्ण जी ने। प्रश्न संख्या 15 है, राय देवी प्रसाद पूर्ण के किस रचना में भारत भूमि की कल्पना एक उद्यान के रूप में की गई है। उद्यान के रूप में की गई है, बगीचे के रूप में की गई है, और रचना है बसंत वियोग। कहते हैं ये इनकी एक बड़ी कविता है। ठीक है, ये एक बड़ी कविता है और इस कविता में जो भारत भूमि है वो एक उद्यान या बगीचे के रूप में दिखाई गई है। सवाल है, अमरतास अमलतास, स्वदेशी कुंडल और देशोद्धार किसकी रचनाएं हैं। स्वदेशी कुंडल और अमलतास ये बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं, रिपीट होती रहती हैं। राय देवी प्रसाद पूर्ण जी की रचना है, याद रखें। कई बार सीधी सीधी रचनाएं और रचनाकार पूछ लिए जाते हैं, तो ये पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 17। राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचना नए संवत्सर का स्वागत, किस संवत्सर के स्वागत की बात की गई है। नए सन का स्वागत, उसमें ईसवी सन का स्वागत हो रहा था 1910। इसमें विक्रमी संवत नए संवत्सर का स्वागत हो रहा है। तो आपने बताना है कि वो कौन सा समय है जिसका स्वागत इन्होंने इस रचना के माध्यम से किया है। अगर 1967 के साथ जा रहे होंगे आप लोग, 1967 के साथ जा रहे होंगे तो उत्तर आपका बिल्कुल ठीक होगा। विक्रमी संवत 1967 की स्वागत कर रहे हैं ये। देखो, दो रचनाएं इन्होंने स्वागत के रूप में लिखी हैं, इसको याद रखना किसके द्वारा लिखी गई है। सवाल है, समस्या पूर्ति में बड़ी ही सटीक और सुंदर करते थे, जिनसे उनके चारों ओर पदक, पगड़ी, दुशाले आदि से सत्कार होता था। एक बार फिर से देखिएगा इसको। समस्या पूर्ति में बड़ी ही सटीक और सुंदर करते थे, जिनसे उनका चारों ओर, कहते हैं जिससे उनका चारों ओर पदक, पगड़ी, दुशाले आदि से सत्कार होता था। यह आचार्य शुक्ल जी का कथन है किसी के संबंध में। तो आपको बताना है किसके विषय में उन्होंने कहा है, किसका सम्मान हुआ करता था। और ये सम्मान होता था नाथूराम शर्मा शंकर जी का। इनका उपनाम शंकर है, याद रखें। जितने भी उपनाम है या उपनाम से रचनाएं करने वाले साहित्यकार हैं, वहां से कई बार सीधे उपनाम भी पूछे जाते हैं। तो किसके नाम में क्या उपनाम लगा है वो भी याद रखेंगे। सवाल है, कवि और चित्रकार काव्य सुधाकर, रसिक मित्र आदि पत्रों में किस कवि की समस्या पूर्ति और कविताएं निकला करती थी। और ये जो पत्रिकाएं है ना, इसमें किसकी रचनाएं निकलती थी, तो नाथूराम शर्मा शंकर जी की रचनाएं निकलती थी। ऑप्शन नंबर बी उत्तर आपका सही है। यहाँ पर 20 नंबर पे आते हैं, तो यहाँ पर कूट के माध्यम से आपको उत्तर का जो है चयन करके बताना है सही उत्तर क्या होगा। चलिए, नाथूराम शर्मा शंकर के विषय में सत्य कथन कौन सा है, सत्य कथन का चयन करना है। पहला है, अपना उपनाम ये शंकर रखते थे। दूसरा है, इनका संबंध आर्य समाज से था। तीसरा है, इनकी रचना है गर्भरंडा रहस्य। इसमें विधवाओं की स्थिति तथा देव मंदिरों का अनाचार दिखाया गया है। इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, याद रखें, यहाँ से सीधे सवाल बनते हैं। और चौथा है, ईश गिरिजा को छोड़ ईश गिरिजा में जाए, उनकी प्रसिद्ध कविता है। तो अगर आपने इन चारों कथनों को ध्यान से पढ़ा होगा तो ये सभी उत्तर इनके संबंध में बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर ए उत्तर आपका सही होता है। प्रश्न 21 पे आइएगा, फैल गया हुड़दंग होली के हलचल में, फूल फूल कर फाग फला महिला मंडल में।
ये पंक्ति आपसे पूछी गई है किसकी है? कि फैल गया हुड़दंग होली के हलचल में, यानी होली का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है और पूछा गया है कि ये पंक्ति किसकी है। तो नाथूराम शर्मा शंकर जी के द्वारा ये पंक्ति जो है लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलिएगा। 22 पे आते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार फप्तियां और फटकार किसकी कविताओं की विशेषता है? कहते हैं ये अपनी कविताओं में फप्तियां कसते हैं, फटकार लगाते हैं और ये इनकी एक विशेषता है। तो ये किसके बारे में कहते हैं? नाथूराम शर्मा शंकर के बारे में आचार्य शुक्ल जी के विचार हैं ये। और एक सवाल आपसे और पूछा गया, ये सवाल कहीं किसी एग्जाम में भी पूछा गया है और इम्पोर्टेंट सवाल है कि त्रिशूल नाम से कविता कौन लिखा करते थे? कहते हैं इन्होंने कुछ रचनाएं अपने त्रिशूल उपनाम से भी निकाली थी। तो कौन थे वो? क्या वो नाथूराम शर्मा शंकर हैं, गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी हैं, राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, राय देवी प्रसाद पूर्ण जी हैं? नहीं भाई, गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी जो हैं, इन्होंने त्रिशूल नाम से कुछ रचनाएं जो है वो निकाली थी। सवाल पूछा गया द्विवेदी युग की पत्रिका कौन सी नहीं है? क्या वो रसिक मित्र है, काव्य सुधा निधि है, साहित्य सरोवर है या आनंद कादम्बिनी है? और जो इस युग की नहीं है, एक सवाल आपसे और पूछा जाता है, फिर वो किस युग की पत्रिका है? आप समय भी मेंशन करिएगा कि ये अगर द्विवेदी युग की पत्रिका नहीं है तो किस युग में इसको निकाला गया था। आगे बढ़िएगा। पंडित गया प्रसाद शुक्ल की कौन सी रचना है? आपको याद रखना है, गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी त्रिशूल उपनाम से रचनाएं करते थे और इनकी रचना देखो, प्रेम पचीसी इन्हीं की रचना है, कृषक क्रंदन इनकी रचना है, कुसुमांजलि भी इन्हीं की है, यानी ये सभी रचनाएं जो हैं सनेही जी की हैं। ऑप्शन नंबर डी उत्तर आपका यहाँ पर सही होता है। प्रश्न 26 है, तू है गगन विस्तीर्ण तो मैं एक तारा क्षुद्र हूँ, तू है महासागर अगम में एक धारा क्षुद्र हूँ। यहाँ पर ये पंक्ति इंपॉर्टेंट पंक्ति हो सकती है, पूछा गया है किसने इसको लिखा है? तो गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी की ये पंक्ति है। ठीक है, तू है गगन विस्तीर्ण तो मैं एक तारा क्षुद्र हूं। आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 27, राम नरेश त्रिपाठी की कौन सी रचना खंड काव्य नहीं है? इनकी बहुत ही प्रसिद्ध 4 रचनाएं हैं, इसको याद रखना है क्योंकि यहाँ से 100% सवाल बनता ही बनता है। राम नरेश त्रिपाठी, यहाँ से ज्यादातर सवाल इनके क्रम को लेकर बनता है। इनकी रचना को क्रम में लगाइए, या इनकी विषय वस्तु क्या है, या इनकी कौन सी रचना जो है वो खंड काव्य है या नहीं है। इस तरह के सवाल यहाँ से निकल के आ जाते हैं। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, क्रम में लगाने के लिए इनका समय कमेंट बॉक्स में, क्योंकि यह सब ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, तो क्रम से इन रचनाओं का समय जो है आप मेंशन करते हुए चैट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। मिलन, पथिक, स्वप्न या मानसी, ये चारों ही रचनाएं किसकी हैं? राम नरेश त्रिपाठी जी की हैं। ये आपको याद रखना है और आपको क्रम में लगाकर उत्तर देना है। देखो, मानसी की बात करेंगे अगर आप लोग, ठीक है, एक तो मिलन है, पथिक है, स्वप्न है, ये तीनों ही रचनाएं खंड काव्य है, मानसी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर उत्तर आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 में आते हैं। तो स्वदेश भक्ति की जो भावना भारतेंदु के समय से चली थी, उसे सुंदर कल्पना द्वारा रमणीय और आकर्षक रूप त्रिपाठी जी ने ही प्रदान किया। राम नरेश त्रिपाठी जी के बारे में कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। इंपॉर्टेंट कथन हो सकता है, कथन सारे शुक्ल जी के आप एक जगह रखें ताकि जब आप कथन पढ़ने बैठे तो केवल कथन का ही रिवीजन करें, बीच में आपको पन्ने ना पलटने पड़े। प्रश्न संख्या 29 पर देखिएगा, राम नरेश त्रिपाठी की किस रचना पर छायावाद का प्रभाव दिखता है? स्वप्न है, मिलन है, मानसी है, पथिक है। कहा गया है छायावाद का प्रभाव इनकी किस रचना पर हमें नजर आता है? प्रश्न संख्या 29 का उत्तर दीजिएगा। अगर आपने स्वप्न का चयन किया होगा ना, स्वप्न का चयन जिन्होंने भी किया है उन सभी का उत्तर यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा। स्वप्न जो है इसमें छायावाद का प्रभाव नजर आता है। सवाल है, दक्षिण भारत के रम्य दृश्यों का बहुत विस्तृत वर्णन किस रचना में मिलता है? तो वो रचना है पथिक। इसमें दक्षिण भारत के दृश्यों का, प्राकृतिक दृश्यों का भी चित्रण हमें देखने को मिल जाता है और राम नरेश त्रिपाठी जी के द्वारा ये रचना जो है लिखी गई है।
31 नंबर का 31 नंबर का सवाल देखिएगा। ये पंक्ति किसकी है आपसे पूछा गया है। हाय मुझे धिक है जो इनका कर न सका मैं कष्ट निवारण। ये पंक्ति किसकी है। अपना धिक्कार अपने ऊपर है कि मैं इनका कष्ट दूर नहीं कर सका। तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। अगर राम नरेश त्रिपाठी जी का चयन किया है तो बिल्कुल ये उत्तर आपका ठीक होगा। ये राम नरेश त्रिपाठी जी का, और आपको ये बताना है यहाँ से कि ये किस रचना से ली गई पंक्ति है। मैं बहुत सारे सवाल यहाँ पर पूछती हुई चल रही हूँ। मैंने किसी भी सवाल के पूछे हुए सवाल के उत्तर नहीं दिए हैं, ठीक है। तो जो बाद में कक्षा देखते हैं, रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं, आप लोग भी जो नीचे एक चैट बॉक्स आता है, कमेंट बॉक्स आता है, उसके अंदर कमेंट करके जितने भी सवाल पूछे उन सबके उत्तर कोशिश करें लिखे, ताकि चीजें रिवाइज हो जाए और आपको पता रहे कि हाँ आपको चीजें याद हैं। तो राम नरेश त्रिपाठी जी की रचना कविता है, ऑप्शन नंबर ए उत्तर सही होगा। सवाल है काशी में साहित्य विद्यालय किसने खोला था। देखो कितना महत्वपूर्ण सवाल है। काशी में एक साहित्य विद्यालय खोला गया और ये खोला था लाला भगवान दीन ने। ऑप्शन नंबर ए आपका जो उत्तर है वो सही होगा। 32 पे आते हैं तो निम्न में से लक्ष्मी पत्रिका के संपादक कौन थे। लक्ष्मी नाम की पत्रिका, और इसका संपादन कार्य भी लाला भगवान दीन जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए उत्तर आपका यहाँ पर सही है। 34 पे आते हैं तो वीर छत्राणी, वीर बालक, वीर पंचरत्न ये रचनाएं किसकी हैं आपसे पूछा गया है। वीर बालक, वीर छत्राणी, वीर पंचरत्न, और जो भी वीर नाम से दिख रहा है ना, वो सब जो है आपको यहाँ पर लाला भगवान दीन जी के साथ चलना है। इन्हीं की ये रचना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका सही होता है। 35 नंबर पे आइएगा। रामचंद्रिका, कवि प्रिया, दोहावली, कवितावली, बिहारी सतसई इन रचनाओं पर टीकाएं किसने लिखी है। लाला भगवान दीन जी ने लिखी हैं। ऑप्शन नंबर ए उत्तर राइट होगा। और इन्होंने 3 कविताएं लिखी हैं, याद रखेंगे लाला भगवान दीन जी के द्वारा 3 कविताएं भी लिखी गई हैं। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 36 है। पराग नामक कविताओं का संग्रह किसका है। इंपॉर्टेंट ये संग्रह। पराग नाम से किसने संग्रह निकाला है अपनी कविताओं का। ऑप्शन नंबर ए रूप नारायण पांडे हैं, लाला भगवान दीन है, सत्यनारायण कविरत्न है, या फिर मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो पराग रूप नारायण पांडे जी की कविताओं का संग्रह है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, उत्तर आपका बिल्कुल राइट होगा। 37 नंबर के सवाल पर आते हैं। वन विहंगम तथा दलित कुसुम किसकी रचनाएं हैं। वन विहंगम और दलित कुसुम ये किसकी रचनाएं हैं। रूप नारायण पांडे जी की हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका सही उत्तर होगा। ये 2 रचनाएं आपको याद रखनी है। प्रश्न 38 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 38 है। ये बाहर से जैसे सरल और सादे थे, भीतर से वैसे ही सादापन दिखावे के लिए धारण किया हुआ नहीं है, स्वभावतः है। यानी जैसे वो दिखते हैं अंदर से भी वैसे ही, ऐसा नहीं केवल दिखाने के लिए बाहरी सादापन धारण कर रखा है, अंदर में ये वास्तव में वैसे ही है जैसे बाहर दिखते हैं। आचार्य शुक्ल जी का ये कथन किसके विषय में है। फटाफट से इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा आप लोग। और अगर आपने कविरत्न जी का चयन किया है तो उत्तर आपका बिल्कुल ठीक होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सत्यनारायण कविरत्न ए राइट उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 39, 4 विकल्प दिए गए हैं। यहाँ पर 5 विकल्प है और आपसे कहा गया है ये सत्यनारायण कविरत्न के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन का चयन करना है। स्वामी राम तीर्थ, तिलक, गोखले, सरोजनी नायडू आदि प्रशस्तियां लिखी इन्होंने। दूसरा है इन्होंने उत्तर रामचरित और मालती माधव का अनुवाद सवैया छंद में किया। तीसरा है भ्रमर दूत में यशोदा द्वारा कृष्ण को संदेश भेजने का जिक्र है। इनका एक ग्रंथ है, रचना है भ्रमर दूत, याद रखेंगे। और चौथा है इन्होंने भ्रमर दूत की रचना सूरदास के भ्रमर गीत के ढंग पर की है, बिल्कुल की है, या फिर उपर्युक्त सभी। तो ये सभी चारों के चारों कथन इनके बारे में बिल्कुल ठीक है। और इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है भ्रमर दूत, जो कि भ्रमर गीत के ढंग की रचना मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ई उत्तर आपका यहाँ पर सही होता है। और आज का ये हमारा आखिरी सवाल, जैसा कि मैंने कहा था कि आज की कक्षा में 40 सवाल हैं,
और इस 40 सवाल में से आपको 40 के 40 सवालों को सही उत्तर करना है। तो इंदौर की काली मिट्टी को देखकर किसने कहा कि यह माटी तो हमारे कन्हैया न खाते? ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति बोल रहा है जो कन्हैया का बहुत बड़ा भक्त है। तो कहते हैं कि यह माटी तो हमारे कन्हैया ना खाते। कहाँ की माटी को देखकर सवाल बन जाए, कहाँ की माटी को देखकर ऐसा बोला गया? इंदौर की काली मिट्टी को देखकर ऐसा बोला गया था। और सवाल वही है कि भाई किसने बोला? सत्यनारायण कविरत्न ने बोला था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी उत्तर आपका सही होता है।